रेशिम बाग जैसे जगह पे आप मेला लगाते हो, स्पोर्ट्स के लिए बना है वो ग्राउंड, वहाँ पे आप मेला लगाते हो, वहाँ पे प्रवचन लगाते हो, तो यहाँ से आप गोल्ड मेडल की उम्मीद कैसे कर पाओगे। 1960 से 55 एकड़ जगह दी गई थी भांडेवाड़ी में कचरा जमा करने के लिए, लेकिन 1960 से कचरा जमा होता गया। उसके बाद 2020 के पहले और 57 एकड़ जमीन दी गई थी 2010 के बाद, वो भी उसका भी पहाड़ बन गया कि भक्त राजे बुलंदशाह का पूरे परिवार की कब्र है, उनका कब्रिस्तान है यहाँ पे सक्करदरा में। नागपुर टुडे ने उसको कवर किया है। 15 साल से जो गवर्नमेंट की सत्ता है, ये हेल्थ केयर सिस्टम में पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको सीबीएसई बना के अच्छा एजुकेशन देने के लिए अगर बनाए गए रहते तो पूरे बच्चे आज महाराष्ट्र के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र का हर बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहता, अच्छी एजुकेशन दिया रहता, तो उसको अच्छा जॉब मिला रहता। अगर 5वीं पास लोगों को आप आमदार चुन के दोगे ना, तो आपका भविष्य पानी में है। विधानसभा चुनाव नवंबर 20 को होने वाले हैं और ऐसे में सारे उम्मीदवार अपनी पार्टी द्वारा किए गए अच्छे काम बताएंगे, फ्रीबीज बांटेंगे और बहुत कुछ। लेकिन नागपुर और नागपुर के कोर मुद्दों की बात कोई नहीं करता। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। आज का हमारा इंटरव्यू नागपुर के कोर मुद्दे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, इन सब पर रहेगा। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रतीक बावनकर। तो जैसे कि मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, वुमेन सेफ्टी और ये सारे हमारे आज के मुद्दे रहेंगे बात करने के। सबसे मेन मुद्दा आप जैसे बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा मुद्दा है नागपुर में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो नागपुर की यूथ है वो डाइवर्ट हो रही है, माइग्रेट हो रही है। माइग्रेट का हो रही है, पुणे हो रही है, मुंबई हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मिहान जो नागपुर में लाया गया था 2002 में उसकी हुई थी, 2009 में वहाँ से स्टार्ट हुआ मिहान एक में वो ऐसा प्लेटफॉर्म था नागपुर के लिए जो 6.5 लाख जॉब दे सकता था। नागपुर की वर्किंग पॉपुलेशन ये 8 लाख है, लगभग 2 लाख पकड़ ली है, वर्किंग कर ली है, 6 लाख जो है वो नॉन वर्किंग है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है बराबर प्रॉपर। अगर वो 6 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो वो मिहान भी मिल जाती है, पर मिहान में उसके क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ जाती है। आज बेसिक से बेसिक आदमी नागपुर का ग्रेजुएट है 10 या 15 हज़ार रुपये में यहाँ कमा रहा है, लेकिन वही पुणे मुंबई में अगर वो आदमी देखा जाए तो वो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक रुपये कमा रहा है। नागपुर के लोग गरीब हो रहे हैं, वही एजुकेशन, वही प्लेटफॉर्म। तो ये जो है नागपुर की यूथ को जो जाना पड़ रही है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके वजह से 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से आपको। ठीक है। और इसी पे अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर पे आपका क्या कहना है? हेल्थ केयर सिस्टम की आप बात करें तो देखिए कि हमारे इधर 3 बड़े हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, उसके बाद 51 पीएचयू है, 9 और पीएचयू है। ऐसे टोटल मिला के देखा जाए तो 70 दवाखाने हमारे नागपुर में यानी गवर्नमेंट के हैं, नागपुर गवर्नमेंट के। तो आप देखा जाए तो इसमें से आपको कितना पता है? एक कॉमन आदमी को पूछा जाए कि किसी भी 5 दवाखाने के मुझे नाम बता, तो बता नहीं पाएंगा। क्यों नहीं बता पाएंगा? क्योंकि वो कहाँ है, उसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है। क्या होता है, हमारे को जो हॉस्पिटल अच्छा लगता है हम वहाँ जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल उससे बेटर है, अच्छी हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं। हम अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम, अभी कितनी संख्या होना चाहिए? 70 है सिर्फ। हमारे को मिनिमम एक वार्ड में एक पकड़ा जाए तो 150 अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल 15 होना चाहिए, उसके बाद जो छोटे पीएचयू है वो 150 होना चाहिए, और पॉलीक्लिनिक उससे ज़्यादा होना चाहिए, 300 पॉलीक्लिनिक होना चाहिए। लेकिन ये हेल्थ केयर सिस्टम नागपुर में नहीं है, पूरी तरह फेल है। आपका एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। आपने इसका रीजन कोरोना में देख चुके हैं। कोरोना में सब जगह लोग प्राइवेट में प्रेफर कर रहे थे, ना कि गवर्नमेंट में। इससे देखा जा सकता है कि 15 साल से जो गवर्नमेंट की सत्ता है, ये हेल्थ केयर सिस्टम में पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। और सर इसी पे अगर एजुकेशन सिस्टम, नागपुर का एजुकेशन अगर आप बात करें तो इसमें आपका क्या कहना रहेगा? नागपुर का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो देखो, एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट का काम होता है, उसके लिए अलग से फंड भी अलॉट होता है। दिल्ली में जैसा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो नागपुर में भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि 1995 में जब सरकारी स्कूल थी एनएमसी की, वो लगभग 300 स्कूल थी, उसमें 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते थे और 3,500 टीचर्स थे। वो हिसाब से आज का अगर कैलकुलेशन अपन लगाया जाए तो नागपुर में कम से कम 1500 गवर्नमेंट स्कूल होनी चाहिए। कितना? 1500। उसमें 4 लाख बच्चे पढ़ने चाहिए लगभग, और 16,000 टीचर्स होने चाहिए। डेवलपमेंट। हाँ, तब उसके बाद फंड नहीं है ऐसा नहीं है। नागपुर एनएमसी का भी फंड है, एनएमसी कम से कम 500 करोड़ रुपए उस पर इन्वेस्ट करती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी फंड आता है, लेकिन ये फंड कहीं पे भी यूटिलाइज करते आपको दिखाना चाहिए। लाडली बहन के लिए हमारे सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए का फंड अवार्ड किया। अगर ये 46,000 करोड़ जो रुपए है, ये अगर सीबीएसई के स्कूल सुधारने के लिए, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको सीबीएसई बना के अच्छा एजुकेशन देने के लिए अगर बनाए गए रहते, तो
पूरे बच्चे आज महाराष्ट्र के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र का हर बच्चा सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहता, अच्छी एजुकेशन ले रहा था तो उसको अच्छा जॉब मिला रहता, उसके माँ को 1500 रुपये गवर्नमेंट के देने की जरूरत नहीं पड़ी रहती, अच्छा पढ़ा रहता, अच्छा गवर्नमेंट उसको जॉब मिला रहता तो वो अपने माँ को 15,000 रुपये खुद दे सकता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसका उल्टा कर रही है, एजुकेशन सिस्टम ठप कर दिया है, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और गुलाम होते जा रहा है, और फिर उनको कुछ भी दिया जाए 500 रुपये भी देंगे तो भी लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है। और महंगाई का एग्जाम्पल खुद गवर्नमेंट ने हमें दिया है, मैं बताना चाहता हूँ। आज पहले 2 लाख रुपए सैलरी थी आमदार की, उन्होंने उनकी सैलरी महंगाई भत्ता 50% बढ़ा दिया, यानी 1 लाख रुपए ऊपर से बढ़ा लिए। अब जो एमएलए की सैलरी हो कितने है, 3 लाख रुपए सैलरी है, यानी उनका अपना पेमेंट उन्होंने बढ़ा दिया, यानी 50%। वो खुद बता रहे कि हम 50% महंगाई बढ़ गई है, ये गवर्नमेंट हमको प्रूफ दे रही है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसका बढ़ा है कि 50%, वो पहले भी 5,000 में कपड़े की दुकान में काम करता था, आज भी 5,000 में ही कर रहा है, और महंगाई तो उसके ऊपर जा रही है। तो यह है, तो कोई भी चीज जो आमदार को लागू हो रही है वो कॉमन पीपल को भी लागू होनी चाहिए, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, तो महंगाई तो बढ़ रही है और जो एजुकेशन सिस्टम भी पूरा ठप है। तो सर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर इन सब पे तो बात कर ली, लेकिन नागपुर में अभी क्राइम रेट बहुत बढ़ते जा रहा है, विमेन सेफ्टी पे काफी इश्यूज आ रहे हैं, और जितने पहले केसेस थे अभी उससे ज्यादा ही आ रहे हैं समय के साथ। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? वुमेन सेफ्टी तो बहुत बड़ा इशू है। अभी पार्टी में आप देखा है, एक 7 साल की बच्ची पे रेप हुआ था, उसके अत्याचार हुआ था उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी, हर महाराष्ट्र में हर दिन 21 बलात्कार हो रहे हैं, उसमें नागपुर टॉप पे है। नागपुर में यानी ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग देखा जाए तो 8वें स्थान पे नागपुर है, महाराष्ट्र में पहले नंबर पे क्राइम पे। और गृह मंत्री कौन है? हमारे फडणवीस साहब। तो आप देखिए, इतना अगर क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम क्यों बढ़ता है? एजुकेशन न होने के कारण। जब आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है तब आप क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर सोचने की क्षमता कहाँ से आएंगी? जब आप पढ़ेंगे अच्छे। तो क्राइम कम करने के लिए अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम, सॉरी, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, तभी होना चाहिए। उसके लिए ठाम भूमिका रखने वाले नेताओं की जरूरत है, और आप देख रहे जो है वो नहीं रख रहे, आपको स्पष्ट देखा दे रहा है इससे। तो ये वुमेन सेफ्टी के बारे में फेल्यूर सरकार है। ओके, तो बेसिकली सारी चीजें इंटरलिंक्ड है सर। कभी कभी क्राइम पैसों के लिए भी होता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे ड्रग्स की बात की जाए, नागपुर ड्रग्स का हब बनते जा रहा है। आप सोचिए, जब किसी को क्या है, सबको जीने के लिए पैसे की जरूरत है, जब उसको जॉब नहीं मिल रही है तो वो अदर वे ढूंढता है, और इजी वे जिससे वो रिस्क लेना चाहता है, और जब रिस्क लेके कुछ अलग काम करता है, कुछ गंदा काम करता है, तो वो उसको सिर्फ उसका घर पालना है। बच्चे डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं ड्रग्स की तरफ? उसका रीजन सोचिए। मेरे को बताइए, आप एक आधे कॉलेज के सामने चले जाइए, वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट उनको पूछे कि यहाँ पे क्या कैसे मिलता है, तंबाकू कहाँ मिलेंगे, वो तुरंत बता सकते हैं। वो पुलिस वाले पता नहीं कर सकते क्या? सटोरी बाजार जो बोलते हैं अपन, क्रिकेट का सट्टा बाजार में सबसे फर्स्ट नंबर पे इंडिया में कौन है मालूम है? नागपुर है। नागपुर का यूथ सबसे ज्यादा बुकी बोलते हैं, वो इसमें सबसे डायलूट हो रहा है। यानी नागपुर का यूथ सबसे ज्यादा यानी गुनहगारी की तरफ बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अलग वे चूज कर रहा है। ये जो है, ये हालत किसने बनाई है? ये सरकार ने बनाई है। उनकी मंशा नहीं है पढ़ाने की। इन्होंने 55 एकड़ जगह सिम्बोसिस को दी, उसके बाद अभी मुंजी कॉलेज उनको दी 45 एकड़ जगह। मेरे को बताओ, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के स्कूल बना दिए रहते, वहाँ पे गवर्नमेंट का कॉलेज बना दिए रहते, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है पूरे नागपुर में, 128 एकड़ जगह उसके लिए दी गई थी, उसमें से अभी 85 एकड़ जगह बची हुई है। मेरे को बताओ, जब ओलंपिक का स्टेडियम ही नहीं बनेगा नागपुर में, जो आवंटी किया है, तो अच्छा गोल्ड मेडल नागपुर से कैसे मिल पाएगा? रेशिम बाग जैसे जगह पे आप मेला लगाते हो, जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बना है वो ग्राउंड, वहाँ पे आप मेला लगाते हो, वहाँ पे प्रवचन लगाते हो, तो यहाँ से आप गोल्ड मेडल की उम्मीद कैसे कर पाओगे? एक्चुअली क्या हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट की जो एक्विज की हुई लैंड है, वो गवर्नमेंट अच्छे फायदे के लिए न होते हुए वो प्राइवेट गवर्नमेंट को दे रही है, और प्राइवेट गवर्नमेंट उसका फायदा उठा रही है और प्राइवेट चीजों को दे रही है। सिम्बोसिस में नागपुर का कौन सा लड़का पढ़ता है? मेरे को बताओ। झोपड़पट्टी का मैं बात कर रहा हूँ। जिसके आपके पास पैसा है वो तो लड़ेगा, यानी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन झोपड़पट्टी का, जैसे नंदनवन झोपड़पट्टी की बात की जाए तो 18,000 स्लम वहाँ पे है। भांडेवाड़ी जो
उसके बाजू में सिम्बोसिस के बाजू में, वहाँ पे कम से कम 25,000 लोग रहते हैं। वहाँ का कौन सा बच्चा वहाँ पे पढ़ना जाता है, आप बताइए। वही अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो पढ़ने जाता। 55 एकड़ में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, आप बताइए। सही बात है। बहुत बड़ी ये शोकांतिका है कि हम ने जो लीडर चूज किए है वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। एजुकेशन के, आपको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको नहीं लगता है। ये मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ जी। और सर अभी जैसे आपने भांडेवाड़ी की बात की, तो भांडेवाड़ी में बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड है हमारे नागपुर का, और उसी के कारण उसके आसपास जो लोग रहते हैं तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम, बीमारियां, सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि 1960 से कचरा जमा हो रहा है और वो अभी जाके 3-4 साल पहले उसका मतलब रिसाइकलिंग हमने शुरू किया है। तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? फिर से मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपको हंसी आनी चाहिए। मैं को बताऊँ मैम, आपके घर में कचरा होता है, आप वो कचरे की विल्लेबाट लगाते हो, यानी उसको सेग्रीगेशन करते हो, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करते हो, उसके बाद ही कचरे वालों को देते हो। तो हमारी गवर्नमेंट देखो, पढ़ा लिखा अगर ईमानदार और पढ़ा लिखा अच्छा नेता रहा ना, तो वो अच्छे निर्णय लेगा। जब नेता ही 5वीं पास होगा तो वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। उसका सिंपल उदाहरण बताता हूँ, कोरोना का सी किसको समझेगा? जो पढ़ा लिखा होगा। अगर 5वीं पास लोगों को आप आमदार चुन के दोगे ना, तो आपका भविष्य पानी में है। 1960 से 55 एकड़ जगह दी गई थी भांडेवाड़ी में कचरा जमा करने के लिए, लेकिन 1960 से कचरा जमा होता गया। उसके बाद 2020 के पहले और 57 एकड़ जमीन दी गई थी 2010 के बाद, वो भी उसका भी पहाड़ बन गया। उसके बाद मुंडे साहब आए, मुंडे साहब ने बोला कि इसका सेग्रीगेशन हो रहा ही नहीं है, इससे आप क्या नहीं कर पाते, इससे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, सीएनजी बनाई जा सकती है, खत बनाया जा सकता है। उसके बाद जाके 2021 के बाद प्लांट चालू हुआ, और वो कचरा कम करते करते मुंडे साहब की वजह से 57 एकड़ का कचरा कम हुआ। अभी वो कचरा कम होना चालू गया, फिर भी 1960 से कचरा पड़ा हुआ है। तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है कि क्या बताऊँ। वहां से अभी भी गंदा पानी आता है, आप बोरवेल कीजिए, एयर वाटर क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। ये हम पूरा नागपुर क्यों सस्टेन करें, आप बताइए। अच्छा नेता होता तो सेग्रीगेशन करता, सेग्रीगेशन से उसके कंपनी लगाता, कंपनी सीएनजी प्रोड्यूस करती, वहां से अच्छा रोजगार मिलता, रोजगार मिलने से नागपुर को और पैसा मिलता और अच्छा डेवलपमेंट हो पाता। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है। सर, नागपुर बीइंग द सेंटर ऑफ इंडिया, ये हमारा काफी बड़ा हेरिटेज हब बन सकता है, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? देखो, नागपुर को बहुत सारी वास्तु लगी है, भोसले कालीन इतिहास है। उसके बाद बख्तर राजे बुलंदशाह ने नागपुर को बनाया है। आपको बताने में ताजुब होगा कि बख्तर राजे बुलंदशाह का पूरे परिवार की कब्र है, उनका कब्रिस्तान है यहाँ पे सक्करदरा में। नागपुर टुडे ने उसको कवर किया है। तब जाके लोगों को पता चला कि जिन्होंने नागपुर बनाया है उनके परिवार की कुछ जगह भी थी और उनको वहां पे दफनाया भी गया था। तो ये हेरिटेज देखने कब आएंगे लोग? जब वो हेरिटेज के बारे में पता चलेंगे। काशीबाई का घाट है भोसले जिनका, वो लोगों को पता नहीं है। उसके बाद 0 माइल है, कितने लोग देखने जाते हैं। नागपुर में एक अच्छा किला है। अगर ये सभी कड़िया जोड़ जोड़ के उनका अच्छा वास्तु डेवलप किया जाए, वहाँ पे अच्छा कंडीशंस बनाया जाए टूरिज्म के लिए, और टूरिज्म का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो कितना बड़ा बताओ, टूरिज्म में अच्छे रेवेन्यू जनरेट होता है और उससे अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन आज तक कोई नेता नहीं आया जिसने ये सोचा। इंडिया में सबसे ज्यादा पुतले जहाँ पे होंगे वो नागपुर सिटी है, तो नागपुर के पुतले ही दिखा दो और उनकी गौरवशिला ही बता दो लोगों को। लोग आना चाहते हैं नागपुर देखने के लिए, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। ये क्यों नहीं दिखाना चाहते कि लोग जो है, नेता जो लोग हैं, इनकी सोच नहीं है नागपुर को अच्छा दिखाने की। अगर वो नागपुर को अच्छा दिखाएंगे, उसकी सोच के लिए अच्छा नेता लगता है। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अभी 20 नवंबर को चुनाव आने वाला है, इतनी सारे बातों पे हमारा डिस्कशन हुआ, तो नागपुर के वोटर्स से आपकी क्या अपील रहेगी? एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। देखो, लोगों को क्या रहता है कि वोट किसको करना चाहिए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मैं सारे वोटर को बोलना चाहूंगा कि कोई भी लोभ में मत आइए। 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, साड़ी देंगे, ये कोई भी प्रलोभन में मत आइए। आप इस बार सोचिए कि आपका भविष्य बनाने वाला अगर कोई मिलेगा तो उसी को वोट दीजिए, चाहे वो अपक्ष क्यों ना हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक काफी यू। अच्छा डिस्कशन रहा ये आपके साथ। हाँ।